हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोरा और आज हम चर्चा करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की। नैतिक विकास पर कार्य जीन पियाजे ने भी किया और जीन पियाजे के कार्यों को आधार बनाकर ही लॉरेंस कोहलबर्ग जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपना कार्य किया। लेकिन जीन पियाजे के कार्य से ज्यादा लॉरेंस कोहलबर्ग का कार्य पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो यही से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो जीन पियाजे और कोहलबर्ग ने भी, जीन पियाजे ने दिया और कोहलबर्ग ने भी दिया, लेकिन कोहलबर्ग का नाम अधिक प्रसिद्ध है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम जुड़ा हुआ है कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग का पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात रूप से नैतिक विकास नहीं होता, यानी किसी भी व्यक्ति का जन्मजात नैतिक विकास नहीं होता। नैतिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है और यह चरणों में और स्तरों में होता है। तो इसके लिए इन्होंने 3 स्तर बताए। 3 स्तर यानी 3 स्टेजेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी स्टेजेस हैं, तो 3 स्टेजेस हैं और हर स्टेज में, हर स्तर में 2 सोपान है। तो 3 × 2 6, तो टोटल 6 लेवल हो गए। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 तो स्तर हो गए और 6 सोपान हो गए और प्रत्येक स्तर में 2 सोपान हुए। तो 1 में 2 सोपान हुए तो 3 में 6 सोपान हो गए। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में 3 स्तर और 6 सोपान है। और ये मानते थे कि जो नैतिक विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता, अपितु क्रमबद्ध तरीके से चरणों में होता है और निम्न से उच्च तक होता है। और जो उच्चतम स्तर होता है नैतिक विकास का, वह बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। केवल 10% लोग ही नैतिक विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंच पाते हैं। अब इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने, इन्होंने 72 अमेरिकी बालकों पर अपना प्रयोग किया। किन पर प्रयोग किया इन्होंने? 72 अमेरिकी बालक, 72 अमेरिकन स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने अपना प्रबंध कार्य किया और उसके बाद इन्होंने अपना कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और यह सिद्धांत जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। अब इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत फेमस हैं, पुस्तकें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो एक पुस्तक का नाम है द फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो पहली पुस्तक का क्या नाम हो गया? द फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और दूसरी थी सेम इसी तरह की, बस फिलोसफी की जगह साइकोलॉजी आया, तो दूसरी पुस्तक का नाम हो गया द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और तीसरी पुस्तक थी इनकी द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो जितनी भी पुस्तकों के नाम याद करो, जहां तक संभव हो सके तो इंग्लिश वर्ड्स में ज्यादा याद करो, क्योंकि जब उसकी हिंदी होती है तो अलग अलग तरीके से कई बार हो जाती, कई तरीके से हो सकती है। तो इनकी 3 पुस्तकें या 3 बुक्स बहुत फेमस थी। एक थी द फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, दूसरी थी द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तीसरी थी द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो जी कोहलबर्ग ये मानते थे कि जो नैतिक विकास होता है वो क्रमबद्ध तरीके से चरणों में होता है। और इन्होंने, इनके जो परियोज्य थे, जो सब्जेक्ट थे, वे बच्चे थे और इन बालकों को उन्होंने कई तरह की काल्पनिक कहानी सुनाई। उसी में से इनकी सबसे प्रसिद्ध एक कहानी थी हिंज की, जिसको हम हिंज दुविधा कहते हैं। और इनका जो सिद्धांत था वो नैतिक दुविधाओं पर, यानी जिसको हिंज दुविधा कहते थे, और उसके पीछे की जो रीजनिंग होती थी उस पर आधारित होता था। हिंज दुविधा का मतलब यह है कि व्यक्ति सही एवं गलत के बारे में निर्णय लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हिंज दुविधा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी स्थिति के प्रति सही और गलत लेने का जो निर्णय होता है उसको हिंज दुविधा कहते हैं। और सही और गलत निर्णय के पीछे जो उसका तर्क होता है उसको मोरल रीजनिंग कहते हैं। क्या बात बताई मैंने, दोबारा सुन लीजिए। इन्होंने अपने परियोज्यों को, अपने सब्जेक्ट्स को बहुत सारी काल्पनिक कहानी सुनाई, जिसमें हिंज दुविधा एक
नैतिक दुविधा से संबंधित कहानी थी। और हिंज दुविधा यानी नैतिक दुविधा क्या होती है, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने का जो प्रोसेस होता है वो हिंज दुविधा होती है, कि कोई किसी स्थिति में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये जो प्रोसेस होता है और हम निर्णय लेते हैं कि ये सही है और ये गलत है, तो उसको हिंज दुविधा कहते हैं। और इस सही गलत का निर्णय लेने के पीछे जो तर्क छुपा होता है कि हमने भाई इसलिए यहाँ पर इस चीज को अपनाया या इस चीज को नहीं अपनाया, उसको हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। तो अगर इनके सिद्धांत में कीवर्ड्स की बात की जाए तो इनके सिद्धांत में तीन कीवर्ड्स थे। एक तो हिंज दुविधा जिसको नैतिक दुविधा थी, और एक था तर्कना यानी रीजनिंग, मोरल रीजनिंग। अब ये हिंज दुविधा क्या थी, इन्होंने अपने बच्चों को एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज, ठीक, और उसकी माँ जो थी, उसकी माँ बीमार पड़ गई और रात के समय डॉक्टर देखने आया और डॉक्टर ने कहा कि दवाई ले आओ और ये दवाई केवल एक मेडिकल स्टोर पर मिलेगी और उसी ने इस दवाई का बनाया है। अब वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास दवाई लेने जाता है तो वो कहता है कि मैं तो इस दवाई को नहीं दूंगा क्योंकि दवाई तो बहुत महंगी मिलती है और तुम्हारे बस की इसको लेना नहीं है। और ऐसा कहकर वो दुकान छोड़कर बंद करके चला जाता है। अब हिंज के मन में एक प्रश्न आता है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए इस दुकान का ताला तोड़ दे और दवाई लेकर चले जाए। तो अगर वो ताला तोड़कर दवाई लेकर चला जाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, समाज स्वीकृत नहीं होगा और कानून स्वीकृत भी नहीं होगा, तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। और अगर वो दवाई लेकर नहीं जाता तो वहां उसकी माँ मर जाएगी। तो ये जो मन में उसके दुविधा उत्पन्न होती है, इसी को इन्होंने कहा था हिंज दुविधा। और इस तरह की कहानियां इन्होंने बालकों को अलग अलग आयु स्तर पर सुनाई और उन कहानी के आधार पर बच्चों ने जो अपना निर्णय दिया और उन निर्णय के पीछे जो उनका तर्क था उसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। तो इन्होंने 3 स्तर बताए और हर स्तर में 2 सोपान बताए। तो इस तरह से टोटल इन्होंने 3 तो स्तर बताए और 6 सोपान बताए, ठीक। तो अब इन स्तरों को और इन सोपानों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया पूर्व परंपरागत स्तर। इंग्लिश में याद रखना इनके नाम, क्योंकि हिंदी में इनके नाम अलग अलग तरह से ट्रांसलेट होकर आते हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। पहला लेवल क्या बताया मैंने, प्री कन्वेंशनल लेवल। और ये किस आयु से किस आयु तक था, ये था 4 से 10 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किए गए। दूसरा था परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल, ये था 10 से 13 वर्ष के बीच में। और तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये था 13 से 16 वर्ष के बीच में। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। पहला स्तर इन्होंने बताया पूर्व परंपरागत स्तर, उसके बाद बताया इन्होंने परंपरागत स्तर और उसके बाद बताया इन्होंने उत्तर परंपरागत स्तर। इंग्लिश में नाम याद रखना, पूर्व परंपरागत स्तर यानी पहला जो लेवल था वो 4 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों हेतु था और उसका इंग्लिश में नाम था प्री कन्वेंशनल लेवल। यानी जो प्री कन्वेंशनल लेवल था वो 4 से 10 वर्ष के लिए था। उसके बाद था दूसरा परंपरागत स्तर जिसको बोलते थे हम कन्वेंशनल लेवल, ये 10 से 13 वर्ष के लिए था। उसके बाद था तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल था, ये 13 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। अब जो पहला स्तर था इनके नैतिक विकास के सिद्धांत का, उसको हम बोलते थे प्री कन्वेंशनल लेवल, जो 4 से 10 वर्ष के लिए था। और इसमें 2 सोपान आते थे। पहला सोपान आता था दंड और आज्ञाकारिता यानी पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन। दूसरा आता था यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता यानी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें 2 प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 सोपान आते थे। पहला आता था पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, दूसरा आता था इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या क्या होता था, सबसे पहला था दंड और आज्ञाकारिता। इसमें बच्चा नियमों का पालन, दिए जाने वाली सजा से बचने के लिए, दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए बच्चा नियमों का पालन करता था। वो यह मानता था कि अगर मैं नियमों के विपरीत कार्य करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, तो इसीलिए वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए इस लेवल को कहा गया पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। अब दूसरा लेवल आता था इसमें प्री कन्वेंशनल लेवल में सोपान आता था इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट। अब इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट का क्या मतलब होता था, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता का। इसमें बच्चा अपने निजी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के लिए
कार्य करता था। और बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन वो आवश्यकताओं की पूर्ति तभी करता था जब वो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ होता था। यानी समर्थ होने पर आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और आज्ञा पालन करता था। इसको टीट फॉर टैट भी कहा गया, यानी जैसे को तैसा, कि मैं ये काम तब करूंगा जब तू मेरे लिए काम करेगा। ठीक। अब इसके बाद आता है दूसरा परंपरागत स्तर, जिसको बोलते थे कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 वर्ष। इसमें दो आते हैं, एक तो परस्पर एक रूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कॉन्कर्डेंस ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता था, परस्पर एक रूप अभिमुखता या इंटरपर्सनल कॉन्कर्डेंस में क्या होता था, इसमें प्रशंसा प्राप्त करने हेतु बच्चा आज्ञा पालन करता था और नियमों का पालन करता था। गुड बॉय बनने के लिए या गुड गर्ल बनने के लिए, कि कोई इसको गुड बॉय कहेगा, कोई गुड गर्ल कहेगा, तो और उसकी प्रशंसा होगी, तो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वो आज्ञा पालन या नैतिक कार्य करता था। उसके बाद आता था अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये 4 नंबर का था, जिसको बोलते थे ऑथोरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यह कि समाज स्वीकृत जो नियम होते उनको बनाए रखने के लिए, जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए परियोज्य आज्ञा पालन करते थे, परियोज्य नियमों का पालन करते थे। तो ये परंपरागत स्तर तक हो गई। अब आता था उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 13 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था और इसमें 2 चीजें आती थी। एक तो आती थी सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और एक आती थी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये जो सामाजिक अनुबंधन था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, की समाज को व्यक्ति के लिए होना चाहिए। तो इस स्तर पर वो सामाजिक नियमों को अपने व्यक्तिगत यानी अपने लिए मानता था कि जो समाज है उसमें परिवर्तन हो सकता है अगर मुझे इसकी आवश्यकता है। और दूसरा था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अगर दंड और आज्ञाकारिता लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत का पहला सोपान था, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अंतिम सोपान था, सबसे उच्चतम सोपान था। यानी न्यूनतम सोपान था दंड और आज्ञाकारिता, जिसको बोलते थे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और सबसे उच्चतम सिद्धांत था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते थे इसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। और ये जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत था, इस तक कुछ ही लोग पहुंच पाते थे, सभी लोग इस तक नहीं पहुंच पाते थे। और तो लॉरेंस कोलबर्ग कहते थे कि केवल 10% लोग ही, कितने 10% लोग ही सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तक पहुंच पाते थे। यानी इस स्तर पर जो नैतिकता होती थी वो व्यक्तिगतता पर आधारित हो जाती थी। यानी जहां पर हिंज जो था वो दवाई के लिए दुकान का ताला तोड़ सकता था, दुकान के में से दवाई चुरा कर ला सकता था, क्योंकि वो मानता था कि जो नैतिकता है वो व्यक्तिगतता पर आधारित होती है। यहाँ पर जो होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हो जाते थे, यानी स्वयं सोच विचार के वो निर्णय लेता था कि क्या नैतिकता और क्या नैतिकता नहीं है। तो कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में यही मुख्य बातें हैं, इसके अलावा कोई मुख्य बातें नहीं है। ये सीटेट, यूपीटेट और यहाँ तक कि नेट एजुकेशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो जीन पैजी का भी था, कोलबर्ग का भी था, लेकिन कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत ज्यादा प्रसिद्ध था। उसके बाद लॉरेंस कोलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोलबर्ग ने कितने सोपान बताए हैं, तो इन्होंने कितने लेवल बताए हैं, तो 6 लेवल बताए हैं और 3 इन्होंने स्तर बताए हैं। और लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास को किस पर मानता था, तो लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास को क्रमबद्ध तरीके से मानता था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रथम सोपान क्या था, तो प्रथम सोपान था दंड और आज्ञाकारिता। अंतिम सोपान क्या था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। हिंज दुविधा किस सिद्धांत से संबंधित थी, तो हिंज दुविधा कोलबर्ग के नैतिक विकास के से संबंधित थी। हिंज दुविधा का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में सही और गलत के बारे में निर्णय लेने का जो प्रोसेस होता है, डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हिंज दुविधा कहते हैं। और इस हिंज दुविधा के पीछे
जो हमने निर्णय लिया सही या गलत का, उसके पीछे जो तर्क दिए जाते हैं, जो छिपी हुई रीजनिंग होती है, उसको हम कहते हैं मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्क क्या कहते हैं उसको? नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग कहते हैं। ठीक, इन्होंने 20 वर्षों तक प्रयोग किए थे, 72 अमेरिकी बालकों पर प्रयोग किए थे। इनकी 3 किताबें थी, द फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, दूसरी किताब में फिलोसफी की जगह बस साइकोलॉजी कर देना, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तीसरी तीसरी पुस्तक इनकी जो बहुत फेमस थी, द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। 3 स्तर थे इनके, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 वर्ष के आयु के लिए थी, कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष के आयु के लिए थी, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 13 से 16 वर्ष की आयु के लिए थी। अंतिम सोपान यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं, उस तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते थे। लगभग 10% लोग इस स्तर तक पहुंच पाते थे। तो ये जो है, इसमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त और बहुत सफिशिएंट है। धन्यवाद, थैंक यू। बस अब मुझे डालना बता।